हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का कॉमर्स गुरु चैनल में स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैक बोर्ड द्वारा 11वीं क्लास की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है, जो 7, 8 और 9 मई को आयोजित है। तो उसको देखते हुए मेरे द्वारा झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 का मॉडल सेट प्रश्न पत्र विषय अर्थशास्त्र का 40 प्रश्नों का संपूर्ण लेकर के आया हूँ, जिससे आप परीक्षा की संपूर्ण तैयारी परीक्षा के पूर्व कर सकें। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग फटाफट 40 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनुष्य का आर्थिक कार्य। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है? तो हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र में उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, उपभोग का और वितरण का, और सरकार का गठन का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार का गठन। तीसरा प्रश्न है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो सांख्यिकी के जो जनक हैं वो है गॉटफ्रायड एच.एन. वाल। ठीक है। और ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ। ये जो एडम स्मिथ हैं ये अर्थशास्त्र के जनक हैं। ठीक है, ये एडम स्मिथ जो हैं ये अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सांख्यिकी का जनक गॉटफ्रायड एच.एन. वाल। प्रश्न संख्या 4, बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है? तो बहुवचन में जो है सांख्यिकी का अर्थ हो जाता है इनमें से सभी, यानी इसमें हम लोग संख्यात्मक मान, आंकड़ा और सांख्यिक तत्व, ये तीनों को सम्मिलित किया जाता है। अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है? केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। तो उत्तरों की जो संख्या होती है वो 2 या 2 से अधिक होती है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है? तो जो प्राथमिक समंक होते हैं उनकी जवाबदेही जो होती है अन्वेषक पर होती है। क्वेश्चन नंबर 8, आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो जो व्यक्ति आंकड़ा को एकत्र करता है, सूचनाओं को एकत्रित करता है, उसे हम अन्वेषक या प्रेक्षक कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है? तो यहाँ इसका जो उत्तर है वो सही उत्तर है वैयक्तिक साक्षात्कार। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। जो ईमेल सर्वेक्षण है उसमें भी प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने दोनों नहीं होते हैं, टेलीफोन सर्वेक्षण में भी नहीं होते हैं और डाक सर्वेक्षण में भी नहीं। यानी जो व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है आमने सामने बैठ करके, उसी में प्रत्यक्ष संपर्क होता है। 10वां प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना का कार्य हुआ था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम भारत में जो जनगणना का कार्य हुआ था वो 1951 में हुआ था। देखिए भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो सन 1872 में हुई थी, और सन 1881 से हर 10 साल के बाद एक नियमित जनगणना होती आई है। लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम जनगणना, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951। 11वां प्रश्न देखिए, वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। स्तंभों में, व्यक्तियों में, खास आधार पर समूह या वर्गों में, विभिन्न स्तंभों या पंक्तियों में। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी, खास आधार पर समूहों या वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर होता है। तो एक वर्ग का जो मध्य बिंदु होता है वो ऑप्शन ए वाला जो है उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को चर में वर्गीकृत किया जाता है। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी, मात्रात्मक। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चर स्वतंत्र चर का एक उदाहरण है? तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए, क्षेत्रफल।
15वां प्रश्न, मिलान चिन्हों की गणना कितने समूहों में की जाती है? तो मिलान चिन्हों की जो गणना होती है टैली चिन्ह, वो 5 समूह में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 पेट्रोल पंप बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है? तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मात्रात्मक। 17वां प्रश्न, कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों, क्षैतिज तथा स्तंभ ऊर्ध्वाधर रूप में कक्षा में दिखाती है। वह आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है? तो हम जानते हैं स्तंभों और पंक्तियों में जो प्रदर्शित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सारणीकरण। 18वां प्रश्न है, सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो जो सुमित जो क्या कर रहा है 10 वर्षों का, यानी 10 वर्ष क्या है, एक प्रकार का समय है या काल है। तो जो यह वर्गीकरण है वो क्या हो जाएगा? काल क्रमानुसार या कालिक। यह स्थान से संबंधित नहीं है, यानी स्थानिक नहीं है, मात्रा से संबंधित नहीं है और गुण से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। 19वां प्रश्न है, काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? जैसा कि इसके ऊपर वाला ही प्रश्न है, कालिक जो होता है वर्गीकरण, उसको पूछ रहा है कि किसके द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। तो इसके जो चार विकल्प हैं उसमें जो सही विकल्प है वो है दंड आरेख। जब हम इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं तो बनाते हैं उसको हम दंड आरेख बोलते हैं। ठीक है, तो 19 का बी होगा। 20वां प्रश्न है, तोरण को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संचयी बारंबारता वक्र। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका भी उत्तर आप जानते हैं, इसके पहले प्रश्न ये आया हुआ है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951 ईस्वी में। 22वां प्रश्न, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था। तो जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने ही पहला प्रयास किया था ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान लगाने के लिए। तो जो 22वां का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है, लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते थे। रेलवे ने लोगों को लंबी यात्रा करने के लिए सुविधाएं प्रदान की। कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, ये भी सही है, कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। जान माल की हानि हुई, ये जो है गलत है। तो ए और बी दोनों सही है, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो 23 का डी हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो भारत की जो आर्थिक प्रणाली है वो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण है। तो ये ऑप्शन बी जो है मिश्रित, ये वाला उत्तर सही है। तो 24 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकीकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? यानी जब भारत अंग्रेजों और अन्य देशों का गुलाम रहा तो उस समय जो औद्योगिकरण के पीछे उनके क्या उद्देश्य थे, क्या मंशा थे? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना। तो ये सही लग रहा है क्योंकि जो उस समय के देश थे जिन्होंने भारत के ऊपर शासन किया उनका मेन उद्देश्य था कि भारत से कच्चे माल ले जा करके अपने यहाँ माल निर्मित करें और उसे पूरे विश्व में बेचा जाए ऊंचे कीमतों पर। तो भारत को केवल कच्चे माल का निर्यातक ही बनाना। दूसरा है भारत को एक विशाल बाजार बनाना, ये भी सही है, भारत को एक विशाल बाजार बनाना, यानी भारत में व्यापार करने के लिए भी अंग्रेज आए हुए थे, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच। और तीसरा है भारतीय उद्योगों का विकास करना। तो ये जो है ये गलत है, भारतीय उद्योगों का विकास करना उनकी मंशा नहीं थी। तो यहाँ पर पहला और दूसरा यानी ए और बी सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी, ए और बी दोनों। तो 25 का डी होगा, ए और बी दोनों। 26वां प्रश्न है, किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है?
तो जो वस्तु की कीमत होती है वो मांग के द्वारा भी निर्धारित होती है और पूर्ति के द्वारा भी, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। ठीक है, वस्तु की जो कीमत होती है वो मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा प्रभावित होती है। 27वां प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सन 1938 में किया गया था, तो इसका 27 का भी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि कितनी होती है? 5 ईयर प्लान को पूछ रहा है। तो पंचवर्षीय, जैसा कि इसके नाम में ही स्पष्ट है पंचवर्षीय, तो 5 ईयर जो प्लान होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो इसका जो उत्तर होगा 28 का ए, 5 ईयर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को जितना उसकी खरीदने की क्षमता होती है वह उतनी वस्तु ही खरीदता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लोगों को एक कीमत निश्चित कर दी जाती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को या तो फ्री में दिया जाता है या तो कुछ कीमत पर, यानी जैसे हम लोग देखते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं और चावल मिलता है तो वो 2 रुपये या 1 रुपये कर दिया जाता है और सभी को उसी मूल्य पर दे दिया जाता है, वह व्यक्ति की क्रय क्षमता के आधार पर नहीं दिया जाता। तो 29वां का जो उत्तर हो जाएगा डी, पूंजीवादी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो जो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति थी वो 6 अप्रैल सन 1948 ईस्वी को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, तो इसका बी हो जाएगा 1948। ठीक है, ये भी पूछ सकता है किसके द्वारा की गई थी, तो इसका उत्तर भी आप जानते रहिए, केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी तत्कालीन थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वो कोलकाता में है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा कोलकाता। भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है कोलकाता के बरानगर में स्थित है और इसकी जो स्थापना की थी प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने की थी। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, आर्थिक समृद्धि का प्रमाणित सूचक है। आर्थिक समृद्धि का प्रमाणित सूचक क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी भी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यह जो है आर्थिक समृद्धि का एक प्रमाणित सूचक माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो उत्तर है WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देख लीजिए, हो सकता है प्रश्न में पूछ दे WTO का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, इसको बनाने का उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू ढंग से संचालित करना और उसको नियमानुसार व्यवहारित करना। वर्तमान में WTO में कुल 164 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो जो नई आर्थिक नीति है उसकी घोषणा जो है 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सन 1991, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए में तत्कालीन जो उस समय के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ही इसका घोषणा किया गया था। 35वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। तो जो प्रत्यक्ष कर होता है वो व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है, जैसे आयकर उसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं, वस्तु की उत्पादन की मात्रा पर, वस्तु के आयात पर और वस्तु के निर्यात पर, ये जो तीनों हैं ये तीनों अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो 35वां का सही उत्तर है ऑप्शन ए। 36वां प्रश्न देखते हैं, विनिवेश का उद्देश्य क्या है? तो विनिवेश का जो उद्देश्य होता है वो है ऑप्शन सी, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना। विनिवेश में होता क्या है, सरकार
अपने अंतर्गत आने वाले जो सरकारी उद्योग होते हैं, सार्वजनिक उद्योग होते हैं या सार्वजनिक संस्थान होते हैं, उनमें से अपनी हिस्सेदारी बेचना प्रारंभ कर देती है, जिससे उसको कुछ आमदनी, कुछ आय एकत्रित होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ये आप सभी जानते हैं कि योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो योजना आयोग है, इसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इस संस्था को भंग करके इसका पुनर्गठन करके इसके जगह पर एक नीति आयोग नाम की एक संस्था बनाई हुई है। ठीक है, तो ये जो है अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो जो टाटा स्टील कंपनी है उसकी स्थापना सन 1907 ईस्वी में हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 38 का ए। 39वां प्रश्न है, टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? तो जो टाटा स्टील कंपनी है वर्तमान में 40 से अधिक देशों में कार्यरत है। चूँकि इस यहाँ पर जो है कि ऑप्शन 40 नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए जो मैक्सिमम ऑप्शन है हम लोग उसी पर टिक मारते हैं, यानी 31। वर्तमान में जो टाटा स्टील कंपनी उसका जो व्यापार है 40 से अधिक देशों में वो कार्यरत है और कार्य कर रही है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? IBRD। विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? IBRD। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, IBRD। IBRD का जो पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो IBRD और IMF इन दोनों की स्थापना एक साथ ही हुई थी सन 1944 में। IMF यानी इंटरनेशनल मनी फंड, ये दोनों जो है एक ही साथ बने थे 1944 में। ठीक है, तो इससे जो भी प्रश्न आते हैं उसको मैंने बता दिया। ठीक है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं, WTO और ब्रिक्स आप जानते हैं, ये कुछ देशों का संगठन है, जैसे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसी टाइप का एक संगठन है जिसमें ये देश मिलकर के काम करते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने अर्थशास्त्र विषय के व्यावसायिक अर्थशास्त्र की कक्षा 11वीं के 40 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर को देखा और समझा। इसी प्रकार वाणिज्य संकाय के सभी विषयों के अध्ययन करने के लिए आप हमारे कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।